गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं 3D के कुछ प्रॉब्लम्स जो जनरली 12th बोर्ड में पूछी जाती हैं। उनमें से मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा जाता है वो है ये कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइनों के बीच में लघुत्तम दूरी ज्ञात करना। लघुत्तम दूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे दो लाइनें दे रखी होंगी। मैंने आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a लैम्डा b, जहां पर a क्या होता है, जिस बिंदु से रेखा गुजरी है, द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन पासेस थ्रू, और b क्या होता है, रेखा के समानांतर कोई वेक्टर, यानी कि वेक्टर पैरेलल टू लाइन। तो ये a और b दो पॉइंट होते हैं, तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म। और अगर लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन a, y माइनस वाई वन अपॉन b एंड z माइनस जेड वन अपॉन c दे रखी हो, तो यहाँ पे ये कार्टेशियन फॉर्म होगी। कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 ये हमारे पास वो बिंदु हो गए जिससे रेखा गुजरेगी, जो यहाँ पर a होता था, और ये a b c हमारे पास उस समानांतर जो वेक्टर है उसके क्या हो जाएंगे, दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज, या हम ऐसे कहें b की जो डायरेक्शन रेशियो है वो a b और c होते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन मुझे किस फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई, कौन सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब a2 a1 आपको पता है। इससे अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो दिस पॉइंट इज a1 एंड दिस पॉइंट इज a2, दिस इज b1 एंड दिस इज b2। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, a1 क्या है मेरे पास, माइनस आई प्लस जे माइनस के, और a2 क्या है मेरे पास, i माइनस जे प्लस 2k। अगेन b1 इज व्हाट, i प्लस जे माइनस k, और b2 क्या है मेरे पास, माइनस आई प्लस 2j प्लस k। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी आएगी तो आप सबसे पहले a1 b1 a2 b2 लिख लेंगे, जो कि हमें अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो आगे वाला पॉइंट a1 होता है, और जो लैम्डा से मल्टीप्लाई है या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है वो वाला पॉइंट b1 होता है। सेकंड इक्वेशन में दिस पॉइंट इज a2 एंड द पॉइंट दैट इज मल्टीप्लाइड बाय म्यू, यानी कि दूसरा बिंदु जो कि म्यू से मल्टीप्लाई है वो क्या हो गया मेरे पास, a2 b2। तो हमारे पास चारों पॉइंट आ गए। इस इक्वेशन में सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1। तो a2 क्या है मेरे पास, i माइनस जे प्लस 2k माइनस a1 माइनस i प्लस j माइनस k। अब अगर इनको माइनस करेंगे तो माइनस i j 2k, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस एंड दिस इज प्लस। तो i प्लस i क्या हो गया, 2i माइनस j क्या हो गया, माइनस 2j, और 2k प्लस k क्या हो गया, 3k। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज क्या आ गई, a2 माइनस a1 की। अब मुझे चाहिए b1 क्रॉस b2। तो यहाँ b1 क्रॉस b2 क्या है, b1 भी वेक्टर है b2 भी वेक्टर है, उनका क्या ले रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक बार आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी रिवाइज हो जाएगा। अगर हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है, b1 क्रॉस b2, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं i j k, फिर b1 पहले आ रहा है तो b1 के कोफिशिएंट लिख देंगे 1 1 एंड माइनस 1। फिर अगर b2 पहले आ रहा है तो b2 के कोफिशिएंट लिख देंगे ये, और अब हमारा ये आ जाएगा b1 क्रॉस b2। तो i बाहर, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, i से ये फर्स्ट साइड हो गई, 1 इंटू 1 1, माइनस प्लस प्लस माइनस j, ये गई और ये गई 1 माइनस 1 प्लस के, ये गया और ये गया 2 एंड प्लस 1। सो दिस इज 3i 1 माइनस 1 0, तो j का कोई कोफिशिएंट ही रहेगा, एंड 3k। सो मेरे पास क्या आ गया, b1 क्रॉस b2। अब एक चीज और देख रहे हैं, हमें यहाँ b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस भी चाहिए, यानी कि उसका हमें क्या चाहिए, मॉडुलस। मॉडुलस निकालना मैंने बताया था, यदि कोई वेक्टर है उसका हमें मॉडुलस लेना हो तो हम क्या करते हैं, सपोज a कोई वेक्टर है, a1i a2j एंड a3k, और अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है तो जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो हियर b1 क्रॉस b2 मॉडुलस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज 9 प्लस 9 दैट इज 18, और 18 को अगर हम ब्रेक करें तो 9 दूनी 18, 3 का रूट बाहर आ जाएगा 3 रूट 2। सो b1 क्रॉस b2 इज 3 रूट 2। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। अब जैसा कि फॉर्मूले में लिखा था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ये था। तो मुझे a2 माइनस a1 का डॉट लेना है, किससे, b1 क्रॉस b2 से। तो मेरे पास b1 क्रॉस b2 कहाँ है, ये रहा। a2 माइनस a1 कहाँ है,
ये रहा। सो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i प्लस 3k। सो हियर इट इज 2 इंटू 3 6, j का कोई कोफिशिएंट नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई होके 9, दैट इज 15। सो अब हम सारी वैल्यूज को कहां पुट कर रहे हैं, फॉर्मूले में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 15 तो ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया 3√2, सो दैट इज 5√2। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा कौन सा आंसर हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये हमने कब बात करी, जबकि दोनों लाइन हमें कैसे दे रखी हो, वेक्टर फॉर्म में। अब मैं फटाफट 2 मिनट लगेगी आपको इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्जन दिखा देती हूं। कार्टेशियन फॉर्म में जैसे आपको इक्वेशन दे रखी होती x माइनस x1 सॉरी x माइनस 1/2 y प्लस 1/1 z माइनस 2/2 एंड x प्लस 1/1 y माइनस 1/2 z प्लस 2/-2। सपोज मुझे ये इक्वेशन दे रखी होती। अब यहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और दोनों किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो स्टिल वही है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 दिस। अब अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो तो मेरा पॉइंट A1 क्या होगा, जिससे बिंदु रेखा गुजरती है, जिससे रेखा गुजर रही है। तो यहाँ पे x माइनस 1 से अगर x माइनस x1 से कंपेयर करें तो 1, y माइनस y1 से कंपेयर करें तो -1 और z माइनस z1 से कंपेयर करें तो 2। यानी कि A1 जो मेरा पॉइंट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, i माइनस j एन प्लस 2k। ये देखिए यहाँ पे 1 -1 एंड 2, सो 1 -1 एंड 2, ये मेरा A1 वेक्टर आ गया। और अगर मैं A2 वेक्टर की बात करूं, यहां से देखिए -i प्लस j माइनस 2k, ये मेरा A2 वेक्टर आ गया। अब हम बात करते हैं B की। तो B1 क्या बताया था मैंने, डायरेक्शन रेशियोज, तो 2 1 एंड 2, यानी कि जो B1 है वो आ गया 2i j प्लस 2k और B2 आ गया i प्लस 2j एंड माइनस 2k। मुझे साइन वही लेने हैं। और एक चीज और, जैसे A1 A2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रफली A1 के कोऑर्डिनेट लिख लेना। क्या क्या आ रहे हैं, 1 -1 और 2, और A2 के कोऑर्डिनेट लिख लेना -1 1 एंड -2। उसके बाद फिर आप उसका वेक्टर बना लेना। अब इजी है, अब A1 A2 आपके पास है, B1 B2 आपके पास है, वही काम करेंगे हम। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, मतलब ये चारों चीज आपको दे रखी है। अभी जस्ट पहले मैंने एक क्वेश्चन समझाया, उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 में अगर हम देखें A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे, हमने पढ़ा था अगर A B C लिखे हो तो वो A डॉट B क्रॉस C होता है, यानी कि यहाँ पे A डॉट B क्रॉस C। और फिर हम मॉडुलस में कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। मतलब जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा, फिर डॉट के बाद B1 क्रॉस B2 तो B1 एंड B2। दिस इज, मान लो ये C1 है अगर तो C2, ठीक है। अब यहाँ पे पास क्या लिखा है, A2 माइनस A1, यानी मेरे पास ऊपर A2 माइनस A1 के वेक्टर आ जाएंगे, फिर डॉट के बाद B1 क्रॉस B2, फिर B1 के आ जाएंगे और फिर B2 के आ जाएंगे। एक बार हम इसको यहाँ पे रख के देखते हैं। जैसे मैं निकाल लेती हूँ A2 माइनस A1, तो -i प्लस j माइनस 2k माइनस A1 i माइनस j प्लस 2k। मैंने आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने का दोनों तरीके बता दिए। ये पहला तरीका वेरी इजी, हमारे पास क्या है, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में जो जो चीजें मांग रहा है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 निकाल सकते हैं, B1 क्रॉस B2 निकाल सकते हैं, उन दोनों का डॉट लेना है, नीचे B1 क्रॉस B2 का डिटरमिनेंट लेना है। तो एक तो उससे आंसर आ जाएगा। एक मैं आपको बता रही हूँ कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 को अगर हम डिटरमिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया -i प्लस j माइनस 2k माइनस i प्लस j माइनस 2k माइनस i माइनस के 2i प्लस के 2j माइनस के 4k। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में रखना है A2 माइनस A1 B1 B2 इज इक्वल टू, तो देखिए -2 2 एंड -4, ये मेरा A2 माइनस A1 हो गया
अब क्या है B1, B1 क्या है 2, 1 एंड 2, फिर क्या है B2, B2 क्या है 1, 2 एंड -2। बस अब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया -2, -2, -4, -2, -2, -2 एंड -4, 4, -1। बस इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका हो गया है। तो जहां तक मेरे को लगता है जो पहला तरीका है वो ज्यादा इजी है, तो आप उसको ही अपनाएंगे। तो हमने ये देख लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कब, अगर वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तब भी, और अगर वो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तब भी। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल थ्योरी में ही करवा दिया था कि अगर एक पॉइंट है और उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम किस पे, लाइन पर, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना, या वो जो पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो लाइन पर जिस पॉइंट पे आगे मिल रहा है उसका फुट निकालना। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे आ जाए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, या एक क्वेश्चन आता है इसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो रेखा में भी एक क्वेश्चन बनता है कि एक बिंदु दे रखा है, उस बिंदु का इस रेखा से प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, या आता है इस बिंदु का इस समतल से प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन एंड फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। तो हम जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द क्या एक बार कैलकुलेट करते हैं प्लेन से। तो जैसे आपके पास प्लेन में कोई पॉइंट दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है, और ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है मुझे सपोज r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k इज इक्वल टू 6। अब मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट A है 1, 2 एंड 3, यानी कि एक बिंदु की लंबवत दूरी, प्लेन से समतल से एक बिंदु की लंबवत दूरी। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि हिंदी में भी समझ में आ जाए और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझ में आ जाए। तो यदि एक बिंदु की समतल से लंबवत दूरी निकालनी है तो ए हमारे पास बिंदु दे रखा है 1, 2, 3, और हमारे पास जो प्लेन है जो समतल है वो दे रखा है r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k इज इक्वल टू 6। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमने समतल की इक्वेशन दो टाइप से पढ़ी थी, r डॉट n इज इक्वल टू d, जहां पर n क्या होता है नॉर्मल टू दी प्लेन, और एक हमने पढ़ी थी अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी थी हमने ax by cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमने इसकी क्या पढ़ी थी कार्टेशियन फॉर्म। तो ये मेरे पास प्लेन दे रखा है। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में ले आइए। जैसे अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, r की जगह क्या आ गया xi yj zk डॉट 2i प्लस j प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को मैं यहाँ ले आई। सिंपल है, देखिए या तो इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में ही दे रखी होगी या फिर आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। अगर इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तब तो इस रूप में दे रखी है, और अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो आपको इस रूप में दे रखी है, जिसे हम कार्टेशियन में कैसे चेंज कर रहे हैं वो आप देखेंगे। r की जगह लिख दिया मैंने xi yj zk एज इट इज। अभी डॉट हो रहा है तो x को 2 से मल्टीप्लाई है 2x y 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आ गई ना, कंपेयर कीजिए इससे एक बार। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब सिंपल है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है 2, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, डिस्टेंस बराबर a x1 b y1 c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का रूट एंड मॉडुलस। यानी कि जो भी बिंदु दे रखा है उस बिंदु को हम x y z से सेटिस्फाइड करवाएंगे और अपॉन में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डॉट 1 x1 क्या हो गया मेरा 1 प्लस 1 डॉट y की जगह आ गया 2 प्लस 3 डॉट z की जगह क्या आ गया 3 माइनस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 3 3 9 माइनस 6 4 1 9, नीचे तो आ गया 14, ऊपर 9 में 6 गए तो 3 3 2 5 और 2 7। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई क्या, एक पॉइंट की, कहां से, प्लेन से। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है पर क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन कह दिया, यानी कि एक बिंदु जो कि क्या है ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु से आप समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से समतल की दूरी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दी
प्लेन, तो यहाँ पर आपके पास ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, पास 0 0 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। और यहाँ जब हम सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 6। तो यहाँ माइनस का 6 अपॉन रूट ऑफ 14, और क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी डिस्टेंस है तो -6 क्या हो जाएगा, +6। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने उस क्वेश्चन में जो नंबर है उन्हें चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब हम बात करते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एक लाइन का क्वेश्चन बनता है इमेज का, जो कि मैंने लास्ट वाली क्लास में करवाया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। इमेज यानी प्रतिबिंब। प्लेन की इक्वेशन पॉइंट मैं अपनी इच्छा से ले रही हूँ, हो सकता है भाई नंबर ऊपर नीचे ले लिए हो, तो मैं सॉल्व करने से मतलब आपके पास वहां जो भी डिजिट आएगी वो आपको अपने हिसाब से देखनी है। तो जैसे एक बिंदु लेना, तो मैंने बिंदु 1 to 1 ले लिया है, और फ्रॉम दी प्लेन क्या है, तो प्लेन ये ले लिया है। अब जैसे पॉइंट लिया मैंने 1, 2, 1, इसकी मुझे क्या लेनी है, इस प्लेन पे इमेज लेनी है, तो इमेज यहां बनेगी सेम जैसे लाइन में हमने किया था। इस पॉइंट को हमने मान लिया P, ये मेरा हो गया M, ये मेरा पॉइंट हो गया Q। P के कोऑर्डिनेट अगर मैं अल्फा बीटा गामा मानती हूँ, इसके अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश मान लिए। और प्लेन की इक्वेशन जैसे कि मुझे ये दे रखी है 2x + y - z + 3 = 0। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए जो हमें बिंदु दे रखा है P की इमेज बन रही है Q पर, यानी कि ये P और Q है, इसका मिड पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, M, या हम M को इस तरह से मान के चलते हैं कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। M जो है वो P और Q का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब ये M किस पर है, प्लेन पर है, M किस पर है, प्लेन पर है। तो ये जो प्लेन पर ये बिंदु है, तो ये बिंदु हमने किस पे माना है, प्लेन पे। और मैंने बताया था आपको, अगर हमें प्लेन पर किसी पॉइंट को मानना है तो हम क्या मानते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो r = a + λb वही पॉइंट हो जाता है। और अगर हमने प्लेन पर कार्टेशियन फॉर्म में माना है तो नॉर्मल कोई भी पॉइंट हम मान सकते हैं। सपोज हमने मान लिया कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, तो हमारा पॉइंट M कौन हो गया, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। अब हम यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, P और Q का मध्य बिंदु कौन है, M, पहली चीज। दूसरी चीज, जो PM है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या हम क्या कहते हैं, इमेज निकालते तो हम एक लंब डालते हैं, तो PM हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी कि PM जो है वो समानांतर होगा किसके, नॉर्मल टू दी प्लेन के। दूसरी चीज, भाई दो चीज बताई मैंने, PQ का मध्य बिंदु M है, और ये जो PM है ये किसके समानांतर होगा, जो भी हमारे पास प्लेन के लंबवत होगा, यानी कि प्लेन के लंबवत कौन होता है, उसका नॉर्मल, तो प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल हो गया। यानी कि हमारा PM अगर लंबवत है प्लेन के, तो जो नॉर्मल है वो भी लंबवत होता है किसके, प्लेन के, यानी कि नॉर्मल और ये PM दोनों कैसे हो गए, समानांतर हो गए, पैरेलल हो गए। तो हम दूसरी कंडीशन इसको काम में लेंगे। फिर तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि हम P और Q का मिड पॉइंट M होता है, इसको काम में लेते हुए Q को निकालेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ M। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ M = a, b and c। अब अगर से कोऑर्डिनेट a, b, c हैं और मैं कहूं PM के दिक अनुपात निकालना चाहूं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन रेशो, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, a - 1, b - 2 एंड c - 1। ये मेरे पास किसके डायरेक्शन रेशो आ गए, PM के। मैंने डायरेक्शन रेशो क्यों निकाले, क्योंकि मैंने क्या कहा, PM के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो किसके समानांतर होंगे, जो भी प्लेन है उसके अभिलंब के समानांतर होंगे। तो जो अभिलंब है मेरे पास प्लेन का, वो क्या है, इससे निकल जाएगा। मैंने कहता था ये जो होते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे -1 है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन, ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन, यानी कि जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखूं तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन वो क्या हो गया मेरे पास, 2, 1 एंड -1।
और ये दोनों कैसे हैं, पीएम और ये दोनों आपस में समानांतर हैं, यानी कि a माइनस 1/2 इज इक्वल टू b माइनस 2/1 इज इक्वल टू c माइनस 1/-1 इज इक्वल टू सम लैम्डा, किसी लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे पहला P पॉइंट मुझे दिया हुआ है, प्लेन की इक्वेशन मुझे दे रखी है, मुझे क्या निकालना है, प्रतिबिंब, तो मैंने प्रतिबिंब के कोऑर्डिनेट मान लिए। ठीक है, अब मेरे पास M एक मुझे मिड पॉइंट मानना पड़ेगा, किसका, P और Q का। अब P के कोऑर्डिनेट, अब मेरे पास M के जो कोऑर्डिनेट है वो इच्छा से ले लिया हमने ABC, क्योंकि 3D है तो मैं 3 पॉइंट लेने हैं x y z वाले, तो मैंने A B और C ले लिए। अब मैं क्या करूंगी, जो PM है मेरे पास, इस PM के दिक् अनुपात निकाले मैंने, डायरेक्शन रेशियो निकाले, और ये जो दिक् अनुपात है ये क्या होंगे, समानांतर होंगे, किसके, प्लेन के नॉर्मल के, यानी कि जो भी नॉर्मल टू द प्लेन है, जो भी प्लेन के लंब है, अभिलंब है उसके। तो हमने दोनों को आपस में बराबर कर दिए। यहां से पास A की वैल्यू क्या आ गई, 2 लैम्डा प्लस 1, B की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा प्लस 2, और C की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लैम्डा प्लस 1। ये मैंने क्यों निकाले, क्योंकि A B C जो थे वो किस पे थे, प्लेन पे थे, यानी कि M के कोऑर्डिनेट है, और ये M प्लेन पर है तो M प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा, तो हम वो सेटिस्फाइड करने वाली कंडीशन से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन में ये M के कोऑर्डिनेट हो गए, सो M विल सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा, तो हमने रख दिया 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस y की जगह लैम्डा प्लस 2 माइनस z की जगह माइनस लैम्डा प्लस 1। ठीक है, एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। So this is equals to 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda. Plus K2 4, 3, 4 3 7 minus 1 6. Plus K6 is equals to 0, so lambda is equals to minus K1. Lambda की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1 रखा तो प्लस माइनस 0 हो गया, C कोऑर्डिनेट पर 0 हो गया, ऐसा होना तो नीचे पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो हमारे पास M के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 1 है तो माइनस K2, 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, लैम्डा की वैल्यू -1 है, -1 प्लस 2 हो गया, एंड प्लस 1 प्लस 1 हो गया। हमने यहाँ पे लैम्डा की क्या रखा, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए, -K2 और प्लस K1 क्या आ गया, -1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, सो कोऑर्डिनेट ऑफ M विल -1 एंड 2। ठीक है, पर आप कैलकुलेशन दोबारा देख लीजिएगा। तो मेरे पास ये M के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, एक बार दोबारा देख लो, जैसे PMQ, P मुझे दे रखा हुआ जिस बिंदु से परपेंडिकुलर डालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझे गिवन होगी, M मैंने पॉइंट प्लेन पे माने क्या मानते हैं, ABC कुछ भी मान लिया रैंडमली, और Q मैंने कुछ भी मान लिया, अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, जो PM है वो समानांतर होगा किसके, प्लेन के अभिलंब के। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो यहां से मेरे पास M के कोऑर्डिनेट आ गए, अब अगर हम देखें तो मेरे पास P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 2 एंड 1, M के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास, -1 1 एंड 2, और मुझे किसके निकालने हैं, अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश, जो कि क्या है Q। और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन बताया था मैंने, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, जो M है वो PQ का मध्य बिंदु है, यानी कि यदि मैं 1 प्लस अल्फा डैश अपॉन 2 करूं तो क्या आ जाएगा, -1, यदि मैं 2 प्लस बीटा डैश अपॉन 2 करूं तो क्या आ जाएगा, 1, और यदि मैं 1 प्लस गामा अपॉन 2 करूं तो क्या आ जाएगा पास, 2। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा डैश इज इक्वल्स टू -2 -1, बीटा डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 प्लस 2 जाके क्या हो गया, -2, एंड गामा डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 1 जाके क्या हो गया, -1। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 2 इंटू -1 माइनस K2 प्लस 1 जाके क्या हो गया, -1, 2 इंटू 1 प्लस K2 प्लस 2 जाके क्या हो गया, -K2, एंड 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 जाके क्या हो गया, -1। सो अल्फा डैश इज -3, बीटा डैश इज 0 एंड गामा डैश इज 3। सो इमेज के जो हमारे पॉइंट है, जो कि हमारा प्रश्न था, वो उसके आंसर क्या आ गया, 3 0 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको जैसे एक बार रफली अगर बताना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
एक पॉइंट मानना पड़ेगा m, एक पॉइंट मानना पड़ेगा बीटा, यानी कि एक पॉइंट जो मैं प्लेन पे मानूंगी, एक पॉइंट जिसको मुझे इमेज निकालनी है उसको मानूंगी, और इन तीनों पॉइंट को किस पे लूंगी, एक ही लाइन पर, यानी कि पी क्यू इज अ लाइन और m क्या है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पी एम है ये क्या है, नॉर्मल है किसके, इस प्लेन के, यानी कि ये जो नॉर्मल है उसके क्या हो गया, समानांतर हो गया। तो हमें दो चीज ध्यान रखनी है, पी क्यू का मिड पॉइंट एम को लेना है, एम को प्लेन पे लेना है, और दूसरी चीज जो ये पी एम है ये नॉर्मल है या ये समानांतर है किसके, नॉर्मल के, ठीक है। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और था जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मान लीजिए 1 2 3 कोई पॉइंट है, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 1/1, ये क्वेश्चन देखिए लाइन की। और इसमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि इस पॉइंट P के क्या निकालनी, मुझे इमेज निकालनी है Q, मैंने अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश मान लिया, और ये पॉइंट जो मिड में आएगा उसको क्या मान लिया, M, जो कि मैं किस पे लूंगी, लाइन पे। तो सेम कंसेप्ट, ध्यान देना एक बार, अगर प्लेन की बात करें हम तो P पॉइंट दे रखा है, हमने पॉइंट M क्या माना, प्लेन पर, और ये M पॉइंट मिड पॉइंट होगा किसका, P और Q का, और Q क्या माना मैंने, अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। मैं आपको दोनों से समझा रही हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लेन का कैसे निकाले और लाइन का कैसे निकाले। तो आपको एक चीज माइंड में क्लियर रखनी है, बिंदु यहाँ लिखो, बिंदु यहाँ लिखा, मान लो उसका बिंदु भी क्या था, 1 2 3 था। फिर M क्या लिया मैंने, इस लाइन पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पे भी M कहाँ लिया मैंने, इस प्लेन पर एक पॉइंट लिया। फिर Q डैश, मैंने Q क्या माना मैंने, इसकी इमेज पॉइंट, और यहाँ भी Q क्या माना मैंने, इसकी इमेज पॉइंट, अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। M क्या है, PQ का मिड पॉइंट, यहाँ पे भी M क्या है, PQ का मिड पॉइंट। यहाँ लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, और यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन सपोज मुझे कुछ भी दे रखी हो, बस। अब ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने जस्ट किया ही है। यहाँ पे क्या था, ये जो P और M है ये क्या थी, ये समानांतर थी किसके, n वेक्टर के, यानी कि यहाँ से जो मुझे n के 2 3 और 1 मिले थे उसके समानांतर कौन था, PM के डायरेक्शन रेशो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो PM है, भाई लाइन में तो कोई लंबवत वाली बात होती ही नहीं है, लाइन में जो डायरेक्शन रेशो होते हैं वो किसके होते हैं, इसी की समानांतर किसी वेक्टर के, यानी कि इस लाइन के ही डायरेक्शन रेशो हम बोल सकते हैं। तो लाइन की डायरेक्शन रेशो क्या हो गए, 2 3 और 1, यानी कि लाइन की डायरेक्शन रेशो तो ऐसे है, और जो PM है ये परपेंडिकुलर है, यानी PM की डायरेक्शन रेशो कैसे हो गए, ऐसे, यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई, लंबवत वाली। तो हम जो प्लेन है वहां पर तो डायरेक्शन रेशो के बीच में समानांतर वाली कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन जब हम लाइन की बात करेंगे तो वहां पे हम डायरेक्शन रेशो में क्या लगवाएंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। क्यों लगाएंगे मैंने बता दिया, ये 2 3 और 1 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन, या हम ऐसे कह सकते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ अ वेक्टर दैट इज पैरेलल टू अ लाइन, यानी कि उस रेखा के डायरेक्शन रेशो जो कि उस सरल रेखा के क्या है, समानांतर हैं। तो ये 2 3 1 की डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऐसी वाली, क्योंकि रेखा इसी डायरेक्शन में है। और ये जो PM है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये PM जो है ये सरल रेखा के लंबवत है, तो इसकी डायरेक्शन रेशो कैसे होगा, ऐसी भाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे कंडीशन, लंबवत वाली। तो अगर मैं लिखना चाहूं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ M इज, हमने M मानना है, वही कैपिटल ABC मान लिए, ठीक है। देन डायरेक्शन रेशो ऑफ PM, ये क्या हो गया, A-1, B-2 एंड C-3, एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, यानी कि रेखा के दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशो यानी दिक अनुपात, ये क्या हो गया मेरे पास 2 3 एंड 1। अब दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो कौन सी कंडीशन लगा देंगे, डॉट इज इक्वल टू 0, सो A-1 2 डॉट प्लस 3 डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल, B-2 प्लस C-3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पास आ गया 2A-2 प्लस 3B माइनस 6 प्लस C-3 इज इक्वल टू 0, या 2A प्लस 3B प्लस C -2 -6 माइनस के 8 और -3 माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब ये तो A B C में आ रही है, हमें आंसर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको याद हो तो बताया हो था कि लाइन पर जब भी हम कोई पॉइंट M लेते हैं तो उसको कैसे मानते हैं,
m के कोऑर्डिनेट मैंने कैसे बताए थे, इसे इक्वल टू क्या मानेंगे, लैम्डा, क्योंकि मुझे ए बी सी तीन का मतलब तीन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब मैं तीन इक्वेशन इन कंडीशन से तो बना नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस ए बी सी को लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। मैंने आपको एबीसी मान के क्यों समझाया, कारण अगर मैं आपको एबीसी मान के समझा रही तो आपको दोनों जो वो है उनको क्लियर करने में इजी रहेगा, मतलब कि इसमें हमने जो काम किया वही काम हमने इसमें किया। यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया था, यहाँ पे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे तीन इक्वेशन चाहिए, तो मैं उन तीन इक्वेशन की बदले क्या करूंगी, इक्वेशन एक लैम्डा में ले आऊंगी। और ये बहुत जनरल सा कंसेप्ट है, मैंने बताया था जब भी हमें रेखा पर कोई बिंदु लेना हो तो हम कैसे लेते हैं, 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, यानी ये ए हो गया, फिर 3 इंटू लैम्डा प्लस 2, और फिर 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, ये मेरे पास सी हो गया। तो ये ए बी और सी की वैल्यू मैं यहां रख देती हूं, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2, एंड सी की जगह लैम्डा प्लस 1 एंड माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए, अगर हम स्टार्टिंग में ही एम को क्या मान लेते लैम्डा वाली फॉर्म में, तो आपको दोनों को कंपेयर करने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए मैंने एम को यहाँ पे भी वही माना, क्या ए बी सी, और सॉरी, और उसी तरह से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशन एबीसी में आई है। अब मुझे लगा कि एबीसी में इक्वेशन आगे मैं सॉल्व तो कर ही नहीं पा रही हूँ आगे, तो मैंने आगे अपना वो वाला कंसेप्ट काम में लिया कि मुझे अगर रेखा पर कोई पॉइंट मानना हो तो उसे लैम्डा की टर्म में हम इस तरह मानते हैं। ठीक है, अभी हो गया 4 लैम्डा प्लस 2, 9 लैम्डा प्लस 6, लैम्डा प्लस 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 4 9 13 एंड 14 लैम्डा, प्लस के 2 प्लस के 6 8 और 1 9, 9 में से 11 गया तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, सो 14 लैम्डा इज इक्वल टू 2, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/7। तो लैम्डा की वैल्यू 1/7 आ गई है, तो मैं यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखूंगी तो ए आ जाएगा, यहाँ रखूंगी तो बी आ जाएगा, यहाँ रखूंगी तो सी आ जाएगा, यानी कि मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ एम आ जाएंगे। यानी कि मेरे पास एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया कि फुट ऑफ पी आ गया है, या तो मैं ये कह सकती हूँ, या मेरे पास पीएम के डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकती हूँ। तो एक बार इसको देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो लिखा हुआ ना, तो लैम्डा 1/7 आ गया। अब बस ए क्या था, ए था 2 लैम्डा प्लस 1, बी क्या था 3 लैम्डा प्लस 2, और सी क्या था लैम्डा प्लस 1। बस कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आ जाएंगे। 2 इंटू लैम्डा की जगह रख दिया मैंने 1/7 प्लस 1, बी की जगह 3 1/7 प्लस 2, सी की जगह 1/7 प्लस 1। सॉल्व कर लो, 7 और 2 9/7, 3 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 एकम 7 और 1 8/7। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट किसके आ गए, एम के, यानी कि एम के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 9/7 19/7 सॉरी 17/7 एंड 8/7। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2/7 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 और 2 9/7, 3 लैम्डा, तो 7 दूनी 14 14 और 3 17/7, और 7 एकम 7 7 और 1 8। ठीक है, अब वही का वही सेम जैसे यहाँ पे भी एम आ गया था, फिर मैंने क्या किया था, इस P और Q का मिड पॉइंट एम लिया है, यानी कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, यानी कि यदि मैं P का और Q का कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 का भाग दे दूं तो M का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9/7। अगर मैं इसका x y वाला और इसका y वाला जोड़ूं और बटे 2 का भाग दे दूं क्या आ जाएगा 17/7, और अगर z वाला और गामा अपॉन 2 कर दूं तो इसका z वाला आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, 7 + 7 अल्फा डैश इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 7 अल्फा डैश इज इक्वल टू 18 में से 7 गया तो 11, सो अल्फा डैश आ गया 11/7। यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14 + 7 बीटा डैश 17 दूनी 34, 7 बीटा डैश इज इक्वल टू 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से गया तो 20, तो बीटा डैश आ गया 20/7। और यहाँ देखें तो 7 × 21 7 × 28 सॉरी 7 × 21 7 गामा डैश इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 7 गामा डैश 16 - 21 कितने बच गए 5, 6 5 11 बिल्कुल, तो गामा डैश आ गया -5/7। तो ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई, ये प्लस में आएगी, ये भी प्लस में आएगी, यहाँ पे 16 में से 21 जाएंगे तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, एक बार आप लोग खुद भी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लीजिएगा। तो मेरे पास आ गए अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, और ये मेरा मोटिव था कि इमेज ऑफ अ
पॉइंट पी की निकालना। तो देखो दोनों को कंपेयर करके आपको सॉल्व करना है। एम के यहाँ पे भी एबीसी मानना, जैसे कि हमने यहाँ पे एम के एबीसी माने थे, यहाँ पे एम के एबीसी को हमने क्या किया था, प्लेन पर रख के सेटिस्फाइड करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे एम के पॉइंट को हमने क्या किया है, यहाँ पे एम के पॉइंट हमने पहले एबीसी माने, फिर क्योंकि एबीसी में इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन आने के कारण हमने क्या किया, इसके पॉइंट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में पॉइंट मानते हैं लैम्डा की टर्म में, वो मान के और फिर एबीसी को लैम्डा से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर एंड में वही तो वही कंडीशन की एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है, वो अप्लाई किया। समझ में आ गया होगा ये भी। अब एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट 2 ईयर बिफोर या फिर 3-4 साल पहले मैंने देखा था, सीबीएसई में आया हुआ है या आरबीएसई में आया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ये मैं लिखवा देती मन से, पर मुझे लगा पता नहीं इसके मन से कोऑर्डिनेट मानने पर कैसे क्या आएंगे। दैट कंटेन द पॉइंट 2, -1, 3 and perpendicular to each of plane 2x plus 3y minus 2z is equals to 5 and x plus 2y minus 3z equals to 8। जैसे कि एक, अब मैं इसका हिंदी बोल रही हूँ, जैसे इंग्लिश में लिखा है प्रश्न, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन ज्ञात कीजिए दैट कंटेन द पॉइंट, जिसके अंदर ये पॉइंट आता है 2, 1 एंड -1 एंड 3 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, और जो कि परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है ईच ऑफ द प्लेन, दिए हुए दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। यानी मुझे एक प्लेन की इक्वेशन ज्ञात करनी है जो कि दिए हुए दो प्लेनों के लंबवत है और जो कि एक बिंदु से गुजर रहा है या वो बिंदु उस प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द इक्वेशन प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट उस प्लेन के ऊपर है, एंड दिस प्लेन जिसको मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज परपेंडिकुलर, वो लंबवत है किसके, इन दोनों प्लेन के। तो ये पॉइंट दे रखा है, मतलब मुझे एक पॉइंट दे रखा है, तो मैंने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या थी, ए x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जहां पे x1 y1 z1 कौन थे, वो पॉइंट था जिससे गुजर रहे हैं, x1 y1 z1 क्या था, वो पॉइंट है जिससे गुजर रहा है प्लेन, ठीक है। और ये ए बी सी क्या है, ए बी सी ये नॉर्मल के क्या है, डायरेक्शन रेशो है। प्लेन की इक्वेशन मैंने ए बी ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू मानती हूँ, तो वो एबीसी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि उस प्लेन के अभिलंब के दिक् अनुपात। तो यहाँ पे एबीसी क्या है, प्लेन के अभिलंब के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन। अब ये क्या करा मैंने, ए एज इट इज रखा, एक्स एज इट इज रखा, इसकी जगह आ गया 2, बी एज इट इज, वाई एज इट इज, जेड की जगह आ गया -1 तो +1 हो गया, सी जेड -3 इज इक्वल टू 0। अब इससे मेरे पास कोई कंडीशन नहीं बन रही है, लेकिन मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन और दे रखी है, और ये जो प्लेन 1 है ये प्लेन 2 के और प्लेन 3 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, यानी कि अब ध्यान समझना, एक प्लेन ये है, ठीक है, और एक प्लेन मेरा हथेली हो गया, ठीक है। अब ये दोनों प्लेन कैसे हैं, हथेली और ये वाला प्लेन लंबवत हैं, यानी इस प्लेन का ये प्लेन लंबवत है। अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो लूं नॉर्मल का तो वो ऐसे आएगा, और अगर मैं इस वाले प्लेन का लूं तो वो ऐसे आएगा, यानी कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो भी कैसे हो गए, दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो भी कैसे हो गए, लंबवत। ध्यान से सुनना, मैंने कहा दो प्लेन है, दोनों आपस में लंबवत हैं। यदि दो प्लेन आपस में लंबवत हैं तो उनके जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशियो भी कैसे होंगे, लंबवत ही होंगे। कारण बताया, देखो इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकल रहा है, ये मेरी हथेली है, ठीक है, ये सी क्या है, लंबवत हो गई, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकलेगा, यानी कि फिर से इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 2, 3, -2, और इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी एंड सी। तो यहां लिख रही हूं मैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 1 इज ए बी सी एंड 2 इज, दो के क्या है, 2, 3 और -2, 2, 3 और -2। तो कंडीशन लगा रही हूं,
परपेंडिकुलर वाली, तो वो हो जाएगी 2a 3b माइनस 2c बराबर 0। और सेम टू सेम 2 3 1 इज परपेंडिकुलर टू 3, यानी कि जो तीसरे नंबर का प्लेन है वो भी क्या है, पहले की परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, एबीसी है, और इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया 1 2 एंड -3, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3 इक्वेशन 3, ये 3 का मतलब इक्वेशन 3 है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है, 1 2 एंड -3। तो यहां से कंडीशन आ गई मेरे पास a + 2b - 3c बराबर 0। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, मैं मिटाऊंगी क्योंकि ऊपर a x - 2 plus b y + 1 and c z - 3 = 0। ये इक्वेशन है जहां पे मैं एबीसी की वैल्यू आने के बाद रखने वाली हूँ, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन हो गई, और जो एबीसी वाली थी 2a + 3b - 2c = 0, a + 2b - 3c = 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मेरे पास इक्वेशन थी, जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, वो लिख ली थी मैंने, फिर एबीसी वाली कंडीशन लगा के आ गई। अब मुझे एबीसी को सॉल्व करना है, तो a = -b = और c अपॉन, ये सॉल्व करने का तरीका हमें पता ही है। a को ले रहे हैं तो a वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, 3 × 9 माइनस के 9 हो गए, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, b नेगेटिव ले लिया है, माइनस के 6 हो गए और प्लस के 2, और c में c की जगह 2 दूनी 4 और माइनस के 3, यानी कि हो गया a अपॉन -5 माइनस के b अपॉन -4 और c अपॉन 1, और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k मान लेते हैं। सो a इज इक्वल टू -5k, b इज इक्वल टू -4k, और ये माइनस प्लस हो गया तो +4k हो गया, और c इज इक्वल टू k। अब ये एबीसी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। सो a की जगह क्या आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन 1, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर पहली मानी हुई थी। a की जगह लिख दिया मैंने -5k x - 2 प्लस के b की जगह 4k y + 1 और c की जगह k z - 3 = 0, k थ्रू आउट कॉमन आके 0 हो जाएगा। सो -5x प्लस के 10 प्लस के 4y प्लस के 4 प्लस के z माइनस के 3 = 0, -5x प्लस के 4y प्लस के z, 10 और 4 14 में से 3 गए तो प्लस के 11 = 0। मेरे पास इक्वेशन आ गई किसकी, प्लेन की। कौन सा प्लेन, जो दो दिए हुए प्लेन के लंबवत था और एक बिंदु से गुजर रहा था, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन एक कि हम इसको मिटा देती हूँ। हम पढ़ने वाले हैं अब कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो प्लेन के एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, आधा करने वाले प्लेन की इक्वेशन, यानी हम कह सकते हैं अर्धक की इक्वेशन, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन है उनके बीच की, तो ठीक है। तो हमने माना कि, जैसे मैं सीधा क्वेश्चन से करती हूँ, पहले एक बार छोटी थ्योरी देख लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन इज a1x b1y c1z d1 = 0 एंड सेकेंड a2x b2y c2z d2 = 0। अब अगर मुझे बोलता है कि उनके जो दोनों के दोनों प्लेन हैं, उन दोनों प्लेनों के जो बीच का कोण है उसको आधा करने वाले प्लेन की इक्वेशन, तो ये निकालते हैं हम a1x b1y c1z प्लस d1 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x b2y c2z d2 a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ठीक है। ये दो साइन आते हैं, प्लस माइनस, प्लस साइन आता है
अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि हमें ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल चाहिए, यानी अधिक कोण या न्यून कोण। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मर्जी से ले लेती हूँ मैं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन bisecting the angle between 2x minus y plus 3z plus 2z plus 6 no 3 is equal to 0 suppose। ठीक है, और एक ले ली 3x minus 2y plus 6z plus 8 is equal to 0। सपोज ये दो इक्वेशन ले ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो मैंने ही बताया प्लस माइनस साइन वाली बात। यहाँ पे प्लस माइनस साइन की बात का क्या ध्यान रखना है मुझे, कि कब प्लस साइन लेना है, कब माइनस साइन लेना है। उसके आधार पे अधिक कोण और न्यून कोण निर्भर करते हैं, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल निर्भर करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो इफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज ग्रेटर देन 0, तो जो मेरा प्लस साइन लूंगी ये वो बताएगा ऑब्ट्यूज, यानी जो अर्धक है वो किसका है, अधिक कोण का अंदर अर्धक है। ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण का अर्धक है। और अगर माइनस साइन लेंगे तो बनाएगा एक्यूट, यानी कि न्यून कोण का अर्धक है। ऐसे ही इफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो मेरा प्लस साइन किसका आ जाएगा, एक्यूट का, यानी न्यून का। और माइनस साइन आ जाएगा अधिक कोण का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो आएगा सिंपल है। बहुत बार आया हुआ है कि आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। तो हमें क्या करना, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, उससे मुझे A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल जाएगा। फिर मैं ये कंडीशन निकालूंगी, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गई तो मैं प्लस साइन लूंगी। अगर वो पूछता है, क्वेश्चन है पहली चीज, अगर वो क्वेश्चन अब बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन, तब तो आपको प्लस माइनस साइन के साथ ही सॉल्व करना है, मतलब जो आंसर आएगा मेरा प्लस माइनस के साथ आएगा। लेकिन अगर आगे लाइन ऐड कर देता बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और क्या बोलेगा, एक्यूट एंगल के लिए, अधिक कोण के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण के लिए या एक्यूट एंगल न्यून कोण के लिए। तो अगर वो अधिक कोण की बात करे तो हमें ये निकाल के कैलकुलेट करना है, अगर वो न्यून कोण की बात करे तब हमें निकाल के कैलकुलेट करना है, वरना हम क्या करेंगे, प्लस माइनस साइन के साथ पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को मान लीजिए अधिक कोण के लिए सॉल्व करना चाहती हूँ, तो उससे सॉल्व करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। A1 A2 तो 2 into 3 प्लस B1 B2 माइनस 1 into माइनस 2 C1 C2 2 into 6, यानी आगे 6 2 6 दूनी 12 12 और 6 18 2 20, यानी ग्रेटर देन 0। यानी कैसा आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया, यानी अगर ये अधिक कोण पूछ रहा होता तो मैं क्या साइन लेती, प्लस साइन। अगर ये न्यून कोण पूछता तो मैं क्या साइन लेती, माइनस साइन। ठीक है, अब मान लो अधिक कोण की बात कर रहे हैं हम, ये ग्रेटर देन 0 आ गया है अधिक कोण के लिए या ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। तो इक्वेशन क्या थी, A1x, मतलब पहले इक्वेशन ही लिखूंगी 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, लेकिन क्योंकि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है और मुझे क्या निकालना है, अधिक कोण के लिए, तो क्या लूंगी, प्लस साइन। तो माइनस साइन नहीं ले रही हूं मैं, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अब अगर ये बताया मैंने न्यून कोण के लिए क्या था, तो मैं क्या कह लेती हूँ, प्लस की जगह माइनस साइन ले लेती। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन 9 प्लस 4 प्लस 36, ये बन जाएगा 36 4 40 49 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 7,
यहाँ पे 4 4 8 9 का स्क्वायर कितना आ गया 3, सो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3/3 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8/7, 7 यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 14x 7y 7 दूनी 14z 7 तिया 21 इज इक्वल टू 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6y 18z 8 तिया 24, ये 9x यहाँ माइनस होगा, 14 में से 9 गए तो 5x माइनस 7y है, प्लस के 6y इधर आएंगे तो माइनस के y, ये गए दोनों, और प्लस के 18 इधर आके गए तो माइनस के 4z, 21 इधर आके गए तो माइनस के 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई किसकी, उस समतल की जो कि क्या है अधिक कोण का अर्धक है। ठीक है, अगर ये न्यून कोण बोलता तो मैंने क्या बताया, यहाँ प्लस की जगह क्या आता माइनस साइन, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाता माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाता माइनस, और इस पूरे की जगह माइनस लगा देता। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके लिए हो जाता, अगर मैं कहती न्यून कोण के अर्धक के लिए। एक क्लास में छोटा सा टॉपिक और बिल्कुल सिंपल सा, कि अगर आपसे पूछे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी कि आपके पास एक लाइन दे रखी है x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c, और प्लेन दे रखा हो आपको पास a डैश x b डैश y c डैश z प्लस d इज इक्वल टू 0। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकलता है साइन थीटा। ये ध्यान से देखना, हमने अभी तक जितने भी एंगल पढ़े कॉस थीटा पढ़े हैं, लेकिन यदि आपसे एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल पूछे तो वो साइन थीटा निकलता है, और वो होता वही का वही फॉर्मूला है हमारे पास a डैश b डैश c डैश, यानी कि a डैश b डैश एंड c डैश। ठीक है, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड रूट ऑफ a डैश का स्क्वायर b डैश का स्क्वायर एंड c डैश का स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला है, सेम वही कंडीशन, बस ध्यान रखना कि रेखा और समतल के बीच में कोण कौन सा निकलता है, साइन थीटा निकलता है, और ये किस बीच में निकलता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जो उसके पैरेलल होती है एबीसी और इसके विलंब के दिक्नुपात के बीच में। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे मेरी तरफ से, खत्म होते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।